Hello students, welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nuris Sabah and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 4, which is from the physical world. And the topic of the today's lecture is laws of conservation in nature. हमारी नेचर के अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो कि कंजर्व्ड हैं। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंजर्व्ड मीन्स होता क्या है। अगर कहीं पर लॉज ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई हो रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ओके, किसी भी क्वांटिटी के कंजर्व्ड होने के लिए ये दो शर्तें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, पहली क्या है, इट शुड बी कांस्टेंट। जो भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कंजर्व्ड है नेचर में तो इसका मतलब क्या है कि दैट क्वांटिटी ऑलवेज बी कांस्टेंट, वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड दूसरा क्या है कि सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड। जहाँ पर हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे वो सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मीन्स क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए, उसमें एनर्जी का किसी भी तरीके का या किसी भी अनदर फोर्सेस का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। ऐसा सिस्टम जो कि क्लोज्ड हो वही सिस्टम आपका क्या कहलाता है, आइसोलेटेड कहलाता है। तो हमारी नेचर में किसी भी क्वांटिटी को अगर हम कंजर्व्ड कहते हैं तो दो चीज़ें नेसेसरी है, पहली वो कांस्टेंट हो और दूसरी वो सिस्टम जो हो, जिस सिस्टम पे वो काम कर रही है वो सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज कुछ टर्म्स हैं जो कि हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन इन नेचर पढ़ने से पहले देख लें कि ये टर्म्स कौन कौन से हमारे इन लॉज में आएंगे। ओके, तो पहला जो टर्म है फोर्स, पता है आपको, इट इज़ अ पुश और पुल। ओके, दूसरा जो टर्म है दिस इज अ टॉर्क। ये कुछ हो सकता है आपने पहली बार इसके बारे में पढ़ा हो। टॉर्क क्या होता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ओके, व्हेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी विल बी रोटेट। ओके, लाइक हियर, लुक हियर, इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट, तो first force is this one and second force is this one. In this way the body will be rotate. Okay, the turning effect of a force, so such a force is known as a torque. Is that clear? ठीक, थर्ड वन इज द मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। मास के बारे में तो आपने पढ़ा होगा ना, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा मैटर होगा वो बॉडी उतनी ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी। क्लियर? यहाँ मैं मोमेंटम की बात करती हूँ। मोमेंटम मैंने आपको क्या बताया, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ओके, बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी बॉडी उतनी ही तेज़ मूव करेगी, जाहिर सी बात है। ओके, तो ये जो आपकी क्वांटिटी ऑफ मोशन है ये भी दो तरीके की है। पहली क्या है, लीनियर मोमेंटम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड सेकेंड वन इज द एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, it is the quantity of motion contained in a body when the body is in translatory motion. जब बॉडी किसी लीनियर पाथ पे मोशन कर रही हो, लाइक दिस मोशन। ओके, व्हेन अ बॉडी is in translatory motion, I am applying the force on it and the body is in translatory motion. Okay, so such a motion contained in a body is a linear momentum. Okay, and second one is the angular momentum. If the quantity of motion contained in a body is rotatory, if the quantity of motion contained in a body is rotatory, when you are अगर किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो रोटेटरी हो तो सच अ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज अ एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द एनर्जी। पढ़ी होगी आपने 9th स्टैंडर्ड में, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज अ एनर्जी। किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी है दैट इज अ एनर्जी। एंड लास्ट है सी लॉज ऑफ कंजर्वेशन जो आप पढ़ेंगे, चार्ज। चार्ज क्या है,
इट इज समथिंग विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल फोर्स इन अ बॉडी। ओके, किसी भी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट करते हैं तो वो कौन करते हैं, चार्ज करते हैं। क्लियर? तो ये 5 टर्म्स हैं जो कि आपको लॉज ऑफ कंजर्वेशन नेचर से पहले पढ़ने हैं। और ये भी जान लेना है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन जब आप पढ़ेंगे तो किन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जिस पर भी लॉज ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई हो रहा है वो ऑब्जेक्ट या वो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी और साथ के साथ सिस्टम आइसोलेटेड है, उसमें किसी भी तरीके की एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट लॉ। पहला लॉ स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम के बारे में आप जान चुके, क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी मोशन, जब बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है। ओके, एंड यू वांट टू चेंज द मोशन ऑफ दैट बॉडी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस बॉडी का मोशन चेंज करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, exactly you are applying a force on it. Okay, but if you are not applying a force on it, so the linear momentum of a body remains constant. Exactly ऐसा ही होगा। जब तक आप बॉडी के मोशन को आप चेंज करना चाहते तो आप कब तक उसके मोशन को चेंज नहीं कर सकते, जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर आपने उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो ऐसी सिचुएशन में लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एग्जैक्टली कांस्टेंट हो जाएगा। और जब वो कांस्टेंट हो जाएगा तो वो कंजर्व्ड क्वांटिटीज में आ जाएगा। क्लियर? व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, so total linear momentum of a system remains constant. Clear? And if you want to calculate the magnitude of the linear momentum, so the formula is P vector is equals to mv vector. आपका चैप्टर 4 से लॉज ऑफ मोशन में इसका पूरा डेरिवेशन है, आप करेंगे, घबराइएगा मत। ओके, यूनिट इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ एग्जांपल कि मैम आप एग्जांपल्स दीजिए, वैसे लीनियर मोमेंटम के रिकॉइलिंग ऑफ गन का एग्जांपल है, बोट एग्जांपल है, वो आप 9th क्लास में पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, यू कैन टेक द एग्जांपल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके। जब रेडियो एक्टिव डिके होता है उस दौरान जितने भी फोर्सेज अप्लाई होते हैं वो सारे के सारे फोर्सेज इंटरनल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम नेट लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तो वो लीनियर मोमेंटम बिफोर और आफ्टर इवेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मीन्स it is the quantity of motion contained in a body when it is in rotatory motion. Okay, and as you know that the turning effect of a force is known as a torque. Okay, if you want to change the rotatory motion of an object, so we have to apply the torque on it. हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमने टॉर्क अप्लाई नहीं किया तो दिए गए ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता ना। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो व्हाट इज दिस? इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, the angular momentum of a system remains constant. Okay, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होता है तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, किसी भी तरीके से वो चेंज नहीं होगा। ओके, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन इज L इज इक्वल्स टू I ओमेगा वेक्टर से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर आगे आने वाला है, वहाँ पर आपके ये सारे के सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? थर्ड वन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूँ तो शायद आपने 9th स्टैंडर्ड में एनर्जी के लिए एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपको अभी भी याद होगी। वो डेफिनेशन क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। ओके, कि आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब किस तरीके से आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल्स। ये आपके 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल्स से आपको याद होंगे। ओके, यू कैन टेक द सोलर एनर्जी। आपने सोलर एनर्जी ली विद द हेल्प ऑफ अ सोलर पैनल और वो आपको किस में कन्वर्ट कर दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई तो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू द लाइट
एंड हीट आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो एनर्जी क्या है, ये भी एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इसी के अंदर आता है दैट इज अ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। आइंस्टाइन ने आपको एक फॉर्मूला दिया था दैट इज E=mc², जिसमें उन्होंने बताया था कि मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा उन्होंने क्यों बताया था? क्योंकि पूरे सिस्टम का जो मास है वो कांस्टेंट है। पूरे होल यूनिवर्स के अगर मैं मास को कैलकुलेट करूँ तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, उसके मास में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एज वेल एज द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। क्लियर? अब यहाँ बात आती है कि भाई कैसे मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो सबसे सिंपल तरीका है, पहले तो ये है कि आप मास ले लीजिए, लाइक यू कैन टेक अ वुड, लकड़ी ली, हैविंग अ मास, लकड़ी का कुछ ना कुछ तो मास होगा ना। आपने उसको क्या किया, आपने उसको बर्न किया, तो बर्न करने के बाद आपको उस मास की एनर्जी किन किन फॉर्म में मिलने वाली है? यू कैन टेक द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, यू कैन टेक द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट। ये तो बहुत ही जनरल सी बात हो गई। क्लियर? अब यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अवर यूनिवर्स। सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन हैविंग अ मास, इलेक्ट्रॉन का भी अपना कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मास है। कितना मास है इलेक्ट्रॉन का? दैट इज 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। क्लियर? एंड you are applying 1 Newton force on that electron। आपने क्या किया? you have given a electron, आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया और आपने उसको हल्के से सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स आपने उस इलेक्ट्रॉन पे दिया। तो यू कैंट इमेजिन कि व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, कि उस इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना होगा। सोचिए, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, जाना पहचाना फॉर्मूला है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? दैट इज 0.10 × 10⁻³ मीटर/सेकंड²। जस्ट इमेजिन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन। इसका एक्सीलरेशन कैसा होगा? क्या ये एनर्जी की तरीके से काम करेगा? एग्जैक्टली, ये बिल्कुल एनर्जी की तरीके से काम करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? अगर हम मास को एक्सपेंड कर दें, मास को अगर हम एक्सपेंड कर दें तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम एनर्जी को कंप्रेस्ड कर दें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मास। दैट इज व्हाई mass can be converted into energy as well as the energy can be converted into mass. So energy is a conserved quantity. Now next topic is the law of conservation of charge. Okay, चार्ज की डेफिनेशन आपने 10th में पढ़ी होगी। क्या पढ़ा आपने चार्ज के बारे में? Charge can neither be created nor can be destroyed, but it can be transferred from one body to the another body. Okay, charge एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो सकता है। Like if I am rubbing this pen with my coat, okay, अगर मैं इस पेन को अपने कोट से रब करूँ तो इस कोट के कुछ चार्जेस की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, बट अगर मैं कोट और इस पेन का नेट चार्ज अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो इट विल ऑलवेज बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्लियर? हमेशा जो नेट चार्ज आएगा वो क्या रहेगा? 0 आएगा। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। ओके, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो इसका पर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ओके, ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होता है? इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे पहले सिस्टम का चार्ज कितना था? टोटल चार्ज 0 था, एंड आफ्टर रिएक्शन कितना हो गया? इट विल ऑल्सो बी अ 0। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट कि चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। Is that clear? That's all about today's class. I hope you understand. And last is this कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।